जोहार आप सभी को। आप जो पीएससी पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 34 देख रहे हैं। और इस सेट में क्या क्या इंक्लूडेड है, 25 एमसीक्यू सवाल है, जिसमें से साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी और झारखंड से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस हैं। आप हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप किसी भी वीडियो, किसी भी प्रैक्टिस सेट को हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करते रहिएगा। और यू में कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या कर पा रहे हैं, जिससे आपका असेसमेंट होते रहेगा। इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट में क्या खास है, चलिए अब प्रैक्टिस सेट का शुरुआत करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। पहला सवाल देखिए, साइंस से है। अगर लेंस का पावर -2D हो तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए है 2 मीटर, 0.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब लेंस का पावर -2D है, मतलब माइनस में है, ठीक है, दर्पण और लेंस में अंतर ध्यान रखिएगा, दोनों का सिग्नेचर सिंबल बदल जाता है। तो इसका एक्चुअल में फार्मूला होता है, देखिए P पावर फॉर P पावर बराबर 100/F सेंटीमीटर, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या वैल्यू है, 100/2 माइनस में सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग बोलेंगे 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर नंबर बी, 0.5 मीटर। और जब माइनस में है तो ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पंडिता रमाबाई को किस वजह से पंडिता की उपाधि दी गई? देखिए याद करिए, हमारा जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार जेपीएससी के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें सारे जितने धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, दलित सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, वो सारे डिटेल में डिस्कशन किए गए हैं। और उसमें इन सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए, पंडिता रमाबाई को किस वजह से पंडिता की उपाधि दी गई? देखिए भारत में पुनर्जागरण चैप्टर से बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन, महिला समाज सुधार आंदोलन, बहुत सारे जुड़े हुए सवाल हैं। तो आप इसमें देखिए, ऑप्शन ए है जाति व्यवस्था में सुधार के लिए, महिला मुक्ति के लिए, समाज सुधार के लिए, डी संस्कृत में विद्वान होने के कारण। सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई को संस्कृत में विद्वान होने की वजह से पंडिता की उपाधि मिला था। अब नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। किस समिति आयोग ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? जिला परिषद ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज सिस्टम है उससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है अशोक मेहता समिति, सी है बलवंत राय मेहता समिति, सी है एल एन सिंघवी समिति। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। आप जानते होंगे कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। और राजीव गांधी सरकार ने ये सोचा कि इसमें क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा पंचायती राज सुधार के लिए। और देखिए अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों पंचायती राज से संबंधित है। और एल एन सिंघवी समिति जो है, एक्चुअली में 1986 में गठन हुआ था पंचायती राज में आने वाले समस्याओं को अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे जिला परिषद से संबंधित सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इस सवाल में ढूंढे तो 2 3 4 सवाल आपको शामिल नज़र आएंगे कि अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति किस से संबंधित है, दोनों पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मदन मोहन पंछी आयोग का गठन किसके अध्ययन के लिए हुआ था? एम पंछी आयोग जानते हैं, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो ए ऑप्शन है पंचायती राज, बी है केंद्र राज संबंध, सी है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, और डी राज्य पुनर्गठन। जानते हैं राज्य पुनर्गठन के लिए 1956 में दूसरा आयोग का गठन हुआ था। और ये इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें क्या है, आपको ध्यान रखने योग्य बात कि इसके पहले मदन मोहन पंछी आयोग से पहले 1986 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आपको पता होगा सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। तो सरकारिया आयोग के गठन के बाद समाज में, अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, है ना, उस पर विचार करने के लिए 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का पाकिस्तान की अपेक्षा किन नदियों पर अनन्य अधिकार है। देखिए, जैसे ही जो बालाकोट में स्ट्राइक और उसके पहले जो आतंकवादी हमला हुआ था, हाँ, जम्मू कश्मीर में, तो उस समय क्या हुआ था ना, भारत धमकी दिया कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर देंगे और पानी को जाने नहीं देंगे। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले ये बात कि सिंधु जल समझौता आखिर हुआ कब था। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था सिंधु जल समझौता। और इसमें रावी, ब्यास, सतलज, ध्यान रखिए, रावी, ब्यास, सतलज, ऑप्शन नंबर बी, इन रावी, ब्यास, सतलज पे अनन्य अधिकार भारत को मिला। और झेलम, चेनाब और सिंधु, इन नदियों का पानी का हक पाकिस्तान को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1960 सिंधु जल समझौता, और भारत का अनन्य अधिकार कौन सा है, किन नदियों पे हैं, आप देख चुके होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संबंधित है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस अधिकारिता के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों का अधिनिर्णित करता है। ए है अपीलीय अधिकारिता, बी है प्रारंभिक अधिकारिता, सी है सलाहकारी अधिकारिता, और डी है लेख अधिकारिता। आप ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का जानते हैं ना, 124 आर्टिकल से शुरू हो जाता है, अनुच्छेद 124 से आगे। तो इसमें जैसे ही जुरिस्डिक्शन का बात आता है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, यहाँ पे सही आंसर होगा। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखिए, आर्टिकल 131 में आता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत एक राज्य, दूसरे तरफ दो या दो से अधिक राज्य, या एक तरफ दो राज्य, दूसरे तरफ इंडिया और कई राज्य, इस तरह का जो विवाद होता है और उसका जो सुनवाई करता है, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अपीलेट जुरिस्डिक्शन आता है एक्चुअली में, देखिए 132 अनुच्छेद में आएगा। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर एक राज्य से जो कोई अपील जाता है सीधे, तो वो 132 में करेगा। फिर अगर कोई सिविल अपील करना चाहता है तो 133 अनुच्छेद में करेगा। 134 में फिर क्रिमिनल से संबंधित अपील हाई कोर्ट से जो केस जाता है। तो इस तरह से ना आगे इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकारिता है, अपीलीय जुरिस्डिक्शन, वो सब है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपको ऑलरेडी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 अनुच्छेद में आता है। कई बार बहुत हीटेड सवाल ये रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये 143 आता है। हाँ, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, मतलब ये जो निर्णय दे दिया ये रूल के रूप में रहेगा, और इसके लिए कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा का हकदार हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इन सवालों का। देखिए, सवाल बहुत बेसिक इन नेचर है और आप एक क्षण में इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। किस महत्वपूर्ण बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि उद्देशिका प्रियम्बुल जिसको बोलते हैं संविधान का भाग नहीं है। संविधान का प्रियम्बुल भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस, बी है मिनर्वा मिल्स केस, सी है बेरूबारी केस, और डी है विशाखा केस। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरूबारी केस। देखिए, जैसे ही अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे ही केशवानंद भारती का बात आता है, तो आप जानते होंगे कि हाल ही में कुछ दिन पहले उनका मृत्यु हो गया। एक्चुअली में वो केरल के एक इदनीर मठ था, उसके वो संत थे, और उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। एक्चुअली में हुआ ये था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें इन्होंने अप्रोच किया था कि भाई अनुच्छेद 31 में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं, इसमें आप पाबंदी लगा दिए, इसलिए इन्होंने केंद्र सरकार के 24वें, 25वें, 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी थी। और इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानून को भी चुनौती दी थी। तो मेन हम लोग इनको जानते हैं कि वहाँ इदनीर मठ का ज़मीन था, उससे संबंधित मामला था। हाँ, कि राइट टू प्रॉपर्टी अब वो आम आदमी का नहीं है, सिर्फ लीगल राइट है, हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने केस किया था। तो वो है। और मिनर्वा मिल्स केस भी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। देखिए, आप फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया का जो मेरा वीडियो है उसमें देखिएगा,
उसमें सारे जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, गोपालन केस, वो सारा का चर्चा उसमें किया गया है। और यहाँ पे एक विशाखा केस जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसका जजमेंट देखिएगा। कभी कोई वर्क प्लेस हॉस्पिटल वगैरह में जाइएगा तो बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था। नेक्स्ट देखिए सवाल है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। देखिए इन सारे स्टेट में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अभी हाल ही में रिऑर्गेनाइज कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया है ना। तो यहाँ पे पहले से था, विधान परिषद का प्रोविज़न पहले से था, अभी हाल में हटाया गया। अब देखिए इससे संबंधित एक सवाल आप और ध्यान में रखिए कि अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ तो 3 दिख रहा है, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना। तो अभी आज के डेट में 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रोविज़न है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और 2019 में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को एबोलिश कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित ही सवाल है। एक एक सवाल में आप ध्यान देंगे तो 2-3 प्रश्न का उत्तर आपको, 2-3 प्रश्न आपके साथ साथ होते चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संघीय यूनियन कैबिनेट जिसको बोलते हैं। ए है संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, बी है लोकसभा के सदस्यों का 15%, सी है संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, डी है लोकसभा के सदस्यों का 10%। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रखिएगा कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2003 में बना था, ध्यान रखिएगा 2003 में हुआ था। और इसमें यही प्रोविज़न किया गया था कि लोकसभा मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह वर्णित है। ये कहाँ वर्णित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 145, बी है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, सी है उच्चतम न्यायालय नियमावली, और डी है अनुच्छेद 348। देखिए आपको आंसर करने का भी एक ऐसे समझ लीजिए कि आंसर करने का भी एक तरीका है कि देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे ना कि बी है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, ये नहीं होगा, ये अधिनियम का नाम ही नहीं है। तो आप कॉमन सेंस से इसको आप डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको आउट कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय नियमावली, देखिए इसका भी नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अब बचा 145 एंड 348। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। और आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 145 का संबंध उच्चतम न्यायालय से के अंग्रेजी भाषा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, राष्ट्रपति क्या करें। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 से 361, 366। अब देखिए जैसे ही 53 आएगा तो आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर बी है, आप देख लीजिए, एक मंत्री परिषद होगी जिसका शीर्ष प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसके सुझाव से काम संपन्न करेंगे। तो चलिए, ना ये हुआ ना ये हुआ। अब देखिए अनुच्छेद 361 है, इसका सही आंसर है, बिल्कुल आप देख लीजिए, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 361। और जो 366 है ये भी नहीं है, क्योंकि 366 में शेड्यूल ट्राइब से संबंधित प्रोविज़न दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 371 ए के किस राज्य को असाधारण विशेषाधिकार, देखिएगा असाधारण विशेषाधिकार प्रदान किया गया है? नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है। देखिए 370 का कहानी तो हाल ही में आप लोगों ने देख लिया, 2019 का 5 अगस्त के आसपास का बात है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370
and 35 away from the state of Jammu Kashmir and thereafter the state was reorganized। अब देखिए 371 ए का बात हम कर रहे हैं, तो 371 ए का संबंध नागालैंड से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, कश्मीर घाटी हिमालय के किस रेंज में अवस्थित है? कश्मीर घाटी का चर्चा कर लेते हैं। शिवालिक एवं पीर पंजाल एवं धौलाधर, जास्कर एवं पीर पंजाल, धौलाधर एवं जास्कर। तो कश्मीर घाटी बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में ये सवाल आ चुके हैं। आप बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा कि कश्मीर घाटी कहाँ की हिमालय के किस रेंज में आता है। तो जास्कर एवं पीर पंजाल, मतलब जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणी में के बीच में अवस्थित है कश्मीर घाटी। और एक और साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि जो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य, पीर पंजाल एवं धौलाधर के मध्य कौन सी घाटी है? इसे बोलते हैं बड़ा भंगाल घाटी। इसका नाम है पीर पंजाल और धौलाधर, इसको बोलते हैं बड़ा भंगाल घाटी। ठीक है, तो ये अभी तक तो क्वेश्चन में नहीं दिखा है, फिर आगे कभी दिख लेगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, भारत के सर्वाधिक कोल रिजर्व का संकेंद्रण कहाँ है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया, सोन घाटी, महानदी घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी। आपको ऑप्शन बिल्कुल बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड से ही संबंधित है, दामोदर घाटी। और जो हमारा दामोदर घाटी से संबंधित रिवर वैलीज से संबंधित जो हमारा वीडियो, उसमें देखिएगा कि कितना परसेंटेज कोल रिजर्व दामोदर के आसपास पाया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा ओरिजिन से लेके उसका अंत तक। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है, वायुमंडल की किस परत में मौसम की घटना घटित होती है? मौसम की घटना, अब देखिए एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में देख लीजिए, वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। देखिए सही आंसर है क्षोभ मंडल। आप ऐसे समझिए कि हम लोग के वायुमंडल में सबसे पहले कौन रहता है? सबसे पहले रहता है ट्रोटोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो इसको ऐसे समझिए कि TSM-TE, ऐसे ध्यान रखिएगा, TSM-IE। ठीक है ना, तो क्षोभ मंडल में ये होता है। और एक एक करके आप ध्यान देते जाइए कि जो ट्रोपोस्फेयर है ना, उसमें भी देखिए होता है 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर ऊंचाई पर, दो इसका वेरिएशन होता है। फिर यहीं से जेट स्ट्रीम का प्रवाह होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जानते होंगे कि जिसको स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल बोलते हैं, वहीं पे आपका अल्ट्रा वायलेट रे का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर मध्य मंडल है, उसके बाद है आयन मंडल, आयनोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे रेडियो वेव्स का आदान प्रदान होता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी का, जिससे जैसे हम लोग का फ़ोन वगैरह काम करता है, टीवी का। और जो एक्सोस्फेयर है वो बहुत ऊंचाई पे है, ये बहुत दूर पे अवस्थित है। ज्योग्राफी के वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके इन सारे चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का क्षरण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए अभी चर्चा किए हैं कि ओजोन का क्षरण। अब इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ओजोन को मापने का इकाई क्या है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डावसन यूनिट। ठीक है ना, डावसन यूनिट बोलते हैं, है ना। तो ओजोन को इससे मापा जाता है और यही अल्ट्रावायलेट रे को अपने पास वो रोक के रख लेता है। तो चलिए वापस आते हैं प्रश्न पे कि ओजोन का क्षरण, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बहुत सुनते हैं हम लोग, हाँ, और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और इस तरह से और भी कई समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पैदा होती है। तो इन सारे का जड़ कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ना एक्टिव NO3 है, ना सक्रिय Na2, ना SO2। सक्रिय जो एक्टिव क्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप का चीज़, ये ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत किस वायसराय गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? भारतीय कृषि सेवा, तो आप
देख लीजिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, विलियम बेंटिक। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल देखिए, ध्यान रखिएगा, 1899 से लेके 1905 तक। जैसे ही 1905 आएगा आपको बंग भंग याद पड़ जाएगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किया गया था, फिर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और उसके पीछे जैसे लॉर्ड कर्जन जब आया था इंडिया में, तो बहुत सारा विश्वविद्यालय होगा, काल, इतना सारा डेवलपमेंट का भी काम किया था। लेकिन इसी बीच में उसे डिवाइड एंड रूल का जो बेसिक फैक्टर था अंग्रेज़ों के दिमाग में, उसने भी खेल दिया। चलिए, बंग भंग का वीडियो देखिएगा, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय समाज में क्रय विवाह प्रचलित नहीं है। किस जनजातीय समाज में, देखिए, तो संथाल है, मुंडा है, असुर और हो। सही आंसर है देखिए यहाँ पे असुर। आप ऐसे समझिए कि क्रय विवाह प्रचलित नहीं है। क्रय विवाह क्या होता है कि जैसे ना बधू मूल्य जितना जनजातीय समाज है, तो बाकी लोगों में तो जो डॉरी एक्ट, लोग डॉरी का लेन देन होता है, तो उसमें लोग लड़का को जाके, वर पक्ष को जाके दहेज देते हैं शादी के लिए। लेकिन इसमें ना क्रय विवाह में, जो जनजातीय समाज में क्रय विवाह होता है, इसमें लोग बधू मूल्य देते हैं। किसी को आदि बोलते हैं, अंधी बोलते हैं, किसी को गोनोंग बोलते हैं। अलग अलग जो जनजाति है, सब में इसका नाम अलग अलग होता है। तो चलिए, ध्यान ये रखना है कि असुर में क्रय नहीं चलता। नेक्स्ट सवाल है जो आपके सामने, संथाल समाज को कितने हड़ों वर्णों में विभाजित किया गया है। संथाल समाज, 1 2 3 4। बहुत आसान सवाल है, झारखंड का तैयारी करते हो तो। देखिए, ये 4 है। एक हो गया, देखिए, किसकू, किसकू हड़ बोलते हैं। एगो हमारे मुख्यमंत्री वाला शिबू सोरेन का सोरेन हड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा, चलिए, मुर्मू, लीडर है इस नाम के कई, मुर्मू हर। और उसके बाद एक होता है मरूड़ी हर, एम ए मरूड़ी हर। तो ये 4 संथाल समाज में 4 वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, धुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार दिया जाता है। धुमकुरिया, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जनजातीय समाज में गितियोड़ा, धुमकुरिया, इस तरह से कुछ युवा गृह हैं, ठीक है। तो एक सवाल तो ये हो गया कि धुमकुरिया किससे संबंधित है, किसका युवा गृह है। तो आप ये जान लीजिए कि धुमकुरिया का संबंध उरांव जनजाति से है। उरांव जनजाति से है धुमकुरिया। तो आप, सवाल यहाँ पे है कि कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार दिया जाता है, कितने साल के बाद। तो देखिए, 1 2 3 4। सही आंसर है 3 साल में एक बार इसमें प्रवेश मिलता है। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, कैबिनेट ने बीमा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये 2-3 दिन पहले का ही कैबिनेट का डिसीजन है। 26%, 51%, 74%, 100%। तो अभी बढ़ा के कर दिया गया है 74% तक बीमा में। नेक्स्ट सवाल देखिए, जोहार का विस्तारित रूप क्या है। देखते हैं, हम लोग झारखंड में एक दूसरे से मिलते हैं तो जोहार जोहार बोलते हैं। व्हाट जोहार स्टैंड्स फॉर, और व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ जोहार। तो देखिए, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, बी है झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल, सी है झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ऑफ ग्रोथ, डी है झारखंड ऑन हैवी एग्रीकल्चरल रूरल ग्रोथ। सही आंसर है देखिए जोहार का, झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे, कभी भूलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 23 आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि लेसेज जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। लेसेज फेयर मतलब लीव एलोन। देखिए, लेसेज मीन्स लीव एलोन, लेसेज फेयर मीन्स हो गया लीव एलोन। ये देखिए, ये लीव एलोन मतलब हमको अकेले छोड़ दो, मतलब वॉट एवर आई विल डिसाइड दैट विल बी सब्जेक्टेड टुवर्ड्स द मार्केट। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है
कि गवर्नमेंट इज लेस इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, सरकार इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होता है। तो किस में कम इन्वॉल्व होगा? देखिए मिश्रित में तो जानते हैं पब्लिक प्राइवेट, सोशलिस्ट में क्या होता है, कमांड कोई होता नहीं, ये तो ऑप्शन के लिए दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जीडीपी और एनडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सरकारी राजस्व, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध पूंजी निर्माण, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीडीपी माइनस एनडीपी बराबर एनआईटी। अब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं समझिएगा, ध्यान रखिएगा, एनआईटी ध्यान में रखेगा तो कहीं आंसर ना आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट देखिए आज का सबसे लास्ट सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये एक्चुअली में इसे आप ट्रेडिशनल सवाल कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो 1 नंबर आपका गयो। तो चलिए फटाक से आप आंसर बता दीजिए। 1969, 1975, 1977, 1980। देखिए 20 सूत्री, अब देखिएगा 20 सूत्री कहाँ मिलेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975। चलिए इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं, आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका मिल रहा है, और इसी तरह से आप लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।